Hello, comrades. Today here we are going to start a new chapter of Indian polity. और लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए. और उससे पहले हम कवर कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, साइलेंट फीचर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. साइलेंट फीचर्स. अब हम सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा खुद में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक होने के साथ साथ ये पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड भी किया गया है. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पहले देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और उसके बाद जो जो फीचर्स उनके बेहतरीन फीचर्स थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे जोग्राफिकल, जो हमारी पॉपुलेशन, जितने डाइवर्सिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी उसके अकॉर्डिंग जो बेटर यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं हम. ठीक है, जिससे हमारे यहाँ सबसे बेहतर एक लॉ बन पाएँ और बेहतरीन तरीके से हम अपनी कंट्री को चला पाएँ. तो वो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं. ठीक है, और हमारा जो 70 to 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है. ठीक है, जितना हमने 1935 का एक्ट पढ़ा है सिर्फ उतना ही नहीं है. 1935 का एक्ट बहुत बड़ा था. ठीक है, उस एक्ट्स के हमने कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़े थे उस जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया था. आज हम साइलेंट फीचर्स करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के. तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है, जब हमारे सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारे जो इसमें पार्ट्स डाले गए थे, जितने शेड्यूल्स डाले गए थे, आज वो इंक्रीज़ हो चुके हैं. ठीक है, कुछ पार्ट्स डिलीट भी हो गए हैं. जैसे 7th हमारा जो है पार्ट डिलीट हो चुका है और कुछ नए पार्ट्स भी आए हैं. तो अब देखेंगे वो क्या, कौन कौन से नए पार्ट्स हैं, कौन कौन से नए शेड्यूल्स आए हैं. ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लाइन बाय लाइन हम इस चीज़ को देख लेते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has several silent features that distinguish it from the constitution of the other countries. It should be noted at the outset that a number of original features of the constitution as adopted in 1949 have undergone a substantial change. जो हमारे 1949 को हमने जब अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद भी बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस हो चुके हैं. तो उसमें से कुछ मेजर या फिर हम कुछ कह सकते हैं पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए. 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट को इनफैक्ट हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके जो लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस हमने किए थे उस टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे. और 1976 में एग्जिस्ट हुआ था ये अमेंडमेंट. 44th, 73rd, 74th, 97th एंड 101st अमेंडमेंट, ये सारे हमने अमेंडमेंट्स किए हैं. हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे कि हमने अमेंडमेंट्स कितने अमेंडमेंट्स हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स अमेंडमेंट्स भी हम उसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एज आई ऑलरेडी सेड दैट, कि हमारा ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन हाउएवर इन द केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती, हम केसेस को लेके, अमेंडमेंट्स को लेके, इनको सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने आएगा उस चीज़ में, क्योंकि एक सीरीज़ बना के चलेंगे हम हर चीज़ की. केशवानंद भारती केस और ये जितने भी केसेस हुए हैं
और उससे पहले जो केसेस हुए हैं, उसके बाद जो केसेस हुए हैं, वो सारे के सारे हम उसी में कवर कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं। और जो इतने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम एक नई सीरीज़ में कवर कर लेंगे, मतलब एक नई वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती केस किसके अपोज में था? स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। 1973 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं केशवानंद भारती केस में। उसके बाद कुछ केस हुए, उसमें हमने बोल भी दिया कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हुए कि नहीं कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम जो है और बाकी केसेस को अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ फीचर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट फीचर है लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो लेंदिएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन और अनरिटन दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन जैसे ब्रिटेन का है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंदिएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसमें सबसे लेंदिएस्ट जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमने जो था बिल्कुल ही मतलब एक तरह से कैसे कह सकते हैं, हमने पूरा हर चीज़ें खोल के ही अच्छे से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी डाली है, ठीक है। पूरी इलेबोरेटेड है। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इलेबोरेट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास जुडिशरी जो है उसको इलेबोरेट कर सकती है, ठीक है। अपने जो है अपने तरीके से उसको बता सकती है, ठीक है। जुडिशरी हैज़ द पावर। ओरिजिनली 1949 में क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेम्बल था, ओके। प्रेम्बल 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, यानी 22 पार्ट्स के अंडर जो है 395 हमारे आर्टिकल्स थे। 8 शेड्यूल्स थे उस टाइम पे। और अब जब हम बात कर रहे हैं 2019 के बाद यानी 2020 में, तो 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं और डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। मैं कह रहा था ना कि पार्ट्स इंक्रीज हो चुके हैं, पहले 22 थे, अब 25 हो चुके हैं। एक पार्ट डिलीट हुआ है और क्या बोलते हैं 4 पार्ट ऐड हुए हैं। और शेड्यूल्स हमारे 4 और ऐड हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं अब। द वेरियस अमेंडमेंट कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स, जिसमें हमारे 20 आर्टिकल्स डिलीट भी हो चुके हैं और 95 जो है आर्टिकल्स ऐड भी हो चुके हैं, ठीक है। नए पार्ट्स कौन कौन से आए हैं? 4A क्या है हमारा? 4 हमारा DPSP और 4A हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। 9A क्या है? पंचायत को लेके, और 9B हमारा म्यूनसिपैलिटी को लेके। 14A हमारा क्या है? 14A हमारा ट्रिब्यूनल्स को लेके ये। और हमारे इसमें 4 शेड्यूल्स भी ऐड कर दिए गए, 9, 10th, 11th एंड 12th। 9 शेड्यूल क्या था? 9 शेड्यूल था लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया जाए। 10th शेड्यूल क्या था हमारा? 10th शेड्यूल था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, कि ये सब चीज़ें जो हैं हम बाद में एक बार कवर कर लेंगे, पूरा शेड्यूल्स की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम सब कवर करेंगे। 11th था हमारा, अभी जनरल समझ लीजिए। 9th क्या था हमारा? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 9th शेड्यूल एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है। 10th शेड्यूल क्या था हमारा? एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल क्या है हमारा? 11th शेड्यूल है हमारा पंचायती राज, ठीक है। 12th शेड्यूल क्या है हमारा? म्यूनसिपैलिटी।
कॉरपोरेशन, ठीक है। और जो ये 9th शेड्यूल था हमारा, ये ऐड हुआ था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसी में हमारा 9th शेड्यूल जो है ऐड कर दिया गया था। 10th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था, ये हुआ था हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से एक्ट में? 52nd अमेंडमेंट एक्ट। और 11th जो हुआ था हमारा, वो हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। एंड 12th जो हुआ था 74th। ये तो जो है कॉन्जिक्यूटिव थे दोनों, 11th एंड 12th। 73rd एंड 74th से ये ऐड हुए थे। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। किसी और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के इतने आर्टिकल्स और इतने शेड्यूल्स नहीं हैं। 4 फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी है, एलिफेंटाइन है साइज़ में। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, दैट इज़ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, हमारी कंट्री इतनी ठीक ठाक बड़ी है कि हाँ, यहाँ पे इतने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। अगर आप साउथ में चले जाओ तो अलग है, नॉर्थ में जाओगे तो अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये सब चीज़ें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, इससे भी जो है हमारा कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल फैक्टर, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। मैंने अभी बताया कि विच वॉज बल्कि कि हमने 1935 से 70 to 75% जो है हमने प्रोविजंस वहीं से लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट, कि हमारा जो अलग अलग नहीं है। ऐसा होता है ना जैसे अमेरिका में, कि अमेरिका का सेंटर में जो है 7 पार्ट्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स है सॉरी, और स्टेट्स का अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे हमारे यहाँ स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ टोटल सबका इंटीग्रेटेड है, सेंटर और स्टेट का एक ही जगह सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, that the constitution contain not only the fundamental principles of the governance but also detailed administrative provisions. Okay, further those matter which is in other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political convention have also been included in the institutional document itself in India. Okay, then come to next feature. Next feature is ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसकी एक इंडिविजुअल अलग से एक वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब पूरा कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ बोरो की है, वो सब चीज़ें हम उसी में डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो इसमें क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली एक्लेम्ड, उन्होंने क्या एक्लेम्ड करते हैं कि हमने जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ल्ड के हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनसे बनाया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम पहले ही बात कर चुके हैं। द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम कहाँ कहाँ से उठाएं। फंडामेंटल राइट हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स, और जो हमारे डीपीएसपी हैं ये हमने लिए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फंडामेंटल राइट अमेरिका से और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी। तब पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्ट की बात करें यानी कि प्रिंसिपल जो हैं कैबिनेट गवर्नमेंट के और रिलेशन जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के बीच में, वो सारे हमने कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन वाले कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। हमने कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से यानी रशिया है जो कि अभी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, इनसे हमने क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशंस को के प्रोविजंस को लिया है।
ठीक है, जैसे हम कनाडा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया है, सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से भी लिया है और रशिया वगैरह से भी हमने लिया है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे एक अपनी अलग वीडियो में, ठीक है। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और मटेरियल सोर्स हमने लिया है वो लिया है 1935 एक्ट से। द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, एमरजेंसी पावर, द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। हमने जितने भी ये जुडिशरी है, जुडिशरी के कुछ काफ़ी सारे पार्ट्स, गवर्नर्स के, एमरजेंसी पावर्स के, ये सब हमने इसी एक्ट से लिया है। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस to the act of 1935. Okay, then come to next feature, blend of rigidity and flexibility. Constitution are also classified into rigid and flexible। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है, हम उसके कुछ चीज़ें अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिजिड भी है। रिजिड मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके जो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट अमेंडमेंट, एज फॉर एग्जांपल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड। यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है कि वो अमेंडमेंट जो स्पेशल प्रोसीजर्स मांगते हैं, ठीक है, अमेंड होने के लिए। और फ्लेक्सिबल जैसे कि वो अमेंडमेंट जो बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी लॉ से, यानी सिंपल मेजॉरिटी या फिर कुछ इस तरीके से हम उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो जो रिजिड है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो हमने ये दोनों ही फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ना ही हमारा रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है पूरी तरीके से, ठीक है, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। हमारा 368 आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल है, ठीक है, वो दो तरीके से अमेंडमेंट की बात करता है। पहला क्या है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कुछ के लिए हमारा क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 + 1, यानी 2/3 से ऊपर की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, ठीक है, ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 से ऊपर की वोटिंग हमें चाहिए। एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अमेंड होते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी, कुछ मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब टोटल स्टेट के हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी टोटल स्टेट्स हैं उनका हाफ प्लस एक, मतलब हाफ से ज़्यादा जो है स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उसके लिए मंजूरी चाहिए होती है। एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नोटेबली दीज अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो ऐसे जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम जो है ये करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, क्वासी फेडरल का मतलब है ना ही फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, यानी दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, फुल्ली कुछ नहीं है। अगर हम कुछ फेडरल वाली बात करें तो फेडरल में हमारा क्या आ जाता है, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कैसे, सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और हमारी हर स्टेट की भी अलग गवर्नमेंट होती है। डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, सब्जेक्ट लिस्ट जो बटी हुई हैं, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब सब दोनों की मिक्स भी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फेडरल की बात करता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे लॉज से ऊपर है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी अलग अलग है। बाइकैमरलिज्म यानी दो हाउसेज हैं, ठीक है। हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स। जबकि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंटेन करता है यूनिटरी को ज़्यादा और नॉन फेडरलिस्ट फीचर्स भी कह सकते हैं हम उसको, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी सेंटर स्ट्रॉन्ग है यानी यूनिटरी है, ठीक है, पावर उसकी चलेगी। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कि अमेरिका में। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे यहाँ, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि एक से हटके केस मतलब अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। तो ये सारे फीचर्स क्या बताते हैं हमारा, यूनिटरी फीचर्स को बताते हैं हमारा, ठीक है। मोर ओवर द टर्म फेडरेशन, फेडरेशन जो है वो हमारे कहीं भी लिखी हुई नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 भी हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 1 जो हमारा कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि हमारा जो इंडिया है वो भारत वो एक स्टेट का संघ है यानी राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, विच इम्प्लाइज टू थिंग्स। वन, पहली चीज क्या इंप्लाई करता है वो, दैट वन इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो एक किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कोई भी स्टेट अलग से अलग नहीं हो सकती है इस संघ से, ठीक है, उसके पास कोई भी राइट नहीं है। हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी क्वासी फेडरल। ये बात किसने कही थी हमारी, केसी वेरे ने। किसने कही थी, केसी वेरे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखा कीजिए कि तो किसने हमारी कौन सी बात कही है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, बाय ग्रैनविले, ठीक है, ओके। ऑस्टिन फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने, एंड सो ऑन। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ हमने पार्लियामेंट वाला सिस्टम चुना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चुना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है, अमेरिका में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ माना जाता है। प्रेसिडेंट ही सब कुछ माना जाने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेस्ड होता है, पहले हम पार्लियामेंट्री की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cooperation and coordination between the legislative and executive organ, while the presidential system is based on the doctrine of separation of power between the two organs। यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों का कोई एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होता है, लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, इनका जो पावर है वो बिल्कुल सेपरेट है दोनों की, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है कोऑर्डिनेशन से और कोऑपरेशन से चलता है, ये लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर क्यों कहते हैं इसको वेस्टमिंस्टर इसलिए कहते हैं कि वेस्टमिंस्टर जो है ब्रिटेन की वो जगह है जहाँ पर पार्लियामेंट है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से कोऑपरेटिव होके चलती है। एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन
establishes the parliamentary system not only at the center but also in the state. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है खाली सेंटर में नहीं होता, स्टेट में भी होता है. एसएलए एसएलसी जो है बनी हुई होती है, स्टेट्स में भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है. द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, क्या हैं हमारे फीचर्स, क्या हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लेके. दैट प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कुछ नॉमिनेटिव भी होते हैं, ठीक है, और कुछ रियल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं. मेजोरिटी पार्टी जो है रूल करती है, जो भी मेजोरिटी में पार्टी रहेगी वो रूल करेगी. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि मिनिस्टर्स की जो है मेंबरशिप भी रहेगी लेजिस्लेचर में. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर रहेगा, ठीक है. लोकसभा के लीडर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर. और द एसएलए के लीडर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और जो हमारी असेंबली है वो डिसॉल्व भी हो सकती है अगर पार्टी से क्या होता है कि वो लैप्स कर जाता है. कोई जैसे बिल वगैरह, मनी बिल वगैरह जो होते हैं इनिशिएट होते हैं, अगर मिनिस्टर द्वारा मनी बिल जो है जैसे इनिशिएट हुआ और वो लैप्स हो गया तो डिसोल्यूशन हो जाता है. और भी कारण है, वो भी सब हम पढ़ेंगे, ठीक है. इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है. देयर आर सम, कुछ ऐसे भी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरन बॉडी. हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है. फर्दर, द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, मतलब हमारे यहाँ जो होता है इंडियन हेड जो होता है वो जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे कौन है, हेड है. तो वो हेड क्या है, हमारे रिपब्लिक हैं, यानी चुने हुए हैं. वो ऐसे नहीं है कि हेरिडेटरी चलते आ रहे हैं. तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश स्टेट में क्या होता है, वहाँ हेरिडेटरी हेड चलता है, मोनार्की चलती है. हमारे यहाँ रिपब्लिक है, ठीक है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे ब्रिटेन की, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकेम सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट अ प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट. यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वर्क होता है वो बहुत ही क्रूशियल और सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़रूरी, मतलब वो ही होता है सबसे ज़्यादा मेन, ठीक है. तो इसको जो है कुछ साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ फीचर क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. कि पार्लियामेंट जो है उसकी सोवरेनिटी रहेगी और जुडिशियल की सुप्रीमेसी रहेगी. यानी द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट is associated with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. जो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जबकि हमारे प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी वो जो है एसोसिएटेड है वो भी किससे है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से. Just as the Indian parliament system differ from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in US. जो हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू पावर होती है हमारी. जुडिशियल रिव्यू पावर क्या होती है कि जो जजमेंट आ चुके हैं, जजमेंट जो है पहले किसी केस पे जजमेंट आ चुका है तो उस जजमेंट को क्या हुआ कि उस पर रिव्यू करना है, फिर से उससे जो है मतलब जांच करनी है उसकी, फिर से जजमेंट आना है, उसको देखना है दोबारा से. तो वो पावर हमारे यहाँ कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें यूएस की. तो तभी हम कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस. दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ contained in the Indian Constitution Article 21.
ड्यू प्रोसेस का इसका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो भी लेजिस्लेचर या फिर कोई भी हमारा जो है लॉ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हमारी कोई लॉ बनाती है, तो उसको जो है लीगल माना जाएगा, ठीक है, और वो सबके लिए वैलिड होगा अगर वो एक वैलिड प्रोसीजर से जो है निकल के आया है तो, ठीक है। वैलिड प्रोसीजर क्या है? जो भी हमारा जैसे पार्लियामेंट जिस लॉ को पास करती है, ठीक है, और वो बाकायदा एक प्रोसीजर से निकल के आता है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर से अगर वो निकल के आया है बिल्कुल मतलब वैलिड प्रोसीजर से, देन वो हमारा जो है वैलिड माना जाएगा सबके लिए, ठीक है। ड्यू प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन की भी स्टेट मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी जो है माना जाए वहाँ, ठीक है। अब therefore the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको जुडिशियल रिव्यू करके हमारा जो जुडिशरी है वो उसको ख़त्म भी कर सकता है अगर वो उसे सही नहीं लगता है तो, ठीक है। और हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास भी पावर है, ठीक है। तो उसके पास जो पावर है उससे वो लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे वही बात कही गई है, द पार्लियामेंट ऑन अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, देन अगेन आफ्टर नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। सारी लाइनें जो हैं लक्ष्मीकांत की मैं मान के चलता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो रीडिंग हर लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि रीडिंग नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं, काम नहीं चलेगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसीलिए हम लाइन बाय लाइन लेके चल रहे हैं। मैं तुम्हें वैसे भी समझा सकता हूँ, एक टॉपिक लिया, सीधे बोला, समझाया, ख़त्म कर दिया, लेकिन ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हारे आँखों में दिखेंगी, छपेंगी, तो एक कहावत है, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार एक चीज़ को देखने से एक ध्यान बन जाता है उसको देखने का, मतलब वो चीज़ हम भूल नहीं पाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो उसी लिए जो है ये मैं तुम्हारे सामने ये पीडीएफ पूरी शो करके चल रहा हूँ और इसी से पढ़ा रहा हूँ कि एक जो है लाइन बाय लाइन आपको समझ आती रहे चीज़ें। अब चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या कहूँ मैं इसके बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड भी है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैंड करता है टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम पे, यानी वो एक पूरे सारे स्टेट का एक हेड है, हेड कोर्ट है, ठीक है, कंट्री में। बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। अंडर अ हाई कोर्ट देयर आर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, अदर कोर्ट्स हो गए, ठीक है। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉज। ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, ये एनफोर्स करता है सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉ को, अनलाइक इन यूएसए वेयर द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड। यानी ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि फेडरल लॉज जो है एनफोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी से और स्टेट लॉ जो एनफोर्स किए जाते हैं स्टेट जुडिशरी से, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि स्टेट का जो है, स्टेट की जो स्टेट लॉज हैं वो भी हमारे
फेडरल जुडिशरी में चले जाएं, नहीं ऐसा नहीं होता वहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है, सेंटर भी स्टेट के लॉज पे काम कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक फेडरल कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, यानी इससे ऊपर हम अपील नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है, गारंटर कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको गार्जियन बोला जाता है कि यार यही कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट हैं और जो भी है सिटीजन के, उसको बचा के चलता है। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हैंस क्या कहना चाहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, security of tenure of the judges, fixed services conditions of the judges, all the expenses of the Supreme Court charged on the Consolidated Fund of India। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी को उसके जज की। ठीक है, जैसे कि जज की सिक्योरिटी टेन्योर और उसके फिक्स सर्विस कंडीशंस जजेस की, और उसके एक्सपेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो कहाँ से चार्ज होते हैं, CFI से। CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, ये प्रोहिबिट करता है हमारे यहाँ पे क्या, डिस्कस करना कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर में। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे हमारे यहाँ जज क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस को भी जो है बैन करता है। पावर टू पब्लिश फॉर द कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। क्या होता है हमारे यहाँ, तीन पार्ट है, हम समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा है जुडिशरी, है, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, और ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन जो हमारा जुडिशरी है वो इनसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये इनके साथ नहीं होता। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है हमारा एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे काम करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर हमारा लॉज बनाएगा और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसके लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और इसका काम क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, और उन लॉ को जुडिशियल रिव्यू करना किसका काम है, जुडिशरी का। ठीक है, अगर कोई अपील करेगा और कहेगा कि क्या बोलते हैं, PIL डालेगा किसी चीज़ को लेके, तो उस पर क्या करेगा, जुडिशरी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। लेकिन जब हमारा ओरिजिनली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस टाइम पे बना था, तो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स थे वो थे 7, अब 6 हो गए हैं। जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है वो डिलीट कर दिया गया है। कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया है, डिलीट नहीं किया गया है, उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में डाल दिया गया है। जो हमारा आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो आर्टिकल 31 को अब बना दिया गया है आर्टिकल 300A। ठीक है, तो वो पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा फंडामेंटल राइट था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया है। और
इसको डाल दिया गया है कौन से उसमें 300A में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये भी बात कर लेते हैं ये किससे हटाया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1978, उससे ये हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से 6 राइट्स आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब इनमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी में हमारा क्या आता है, 14 to 18 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, इन 14 to 18 आर्टिकल में आता क्या है वो भी हम आगे देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना मान के चलो कि 6 राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और पहले 7 होते थे, एक हटा दिया गया है और वो लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द ऑपरेट एंड लिमिटेशंस on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. They are justiciable in nature, that is, they are enforceable by the courts for their violation. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court, which can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto for the restoration of his right. अगर किसी भी बंदे के, सपोज करो कोई है, उसके क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते हैं। ठीक है, अगर उसके ऐसा कुछ होता है उसके साथ कि उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लिए जा सकता है। और वो कौन कौन सी रिट इशू कर सकता है, ये रिट्स हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, अपने राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए वो ये रिट्स इशू कर सकता है। However, the fundamental right are not absolute, ये absolute नहीं है नेचर में, subject to reasonable restrictions, कुछ restrictions इसमें भी होते हैं। Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the parliament through a constitutional amendment act. ठीक है, they can also be suspended during the operation of national emergency, अगर national emergency हो जाती है तो। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो, यानी आर्टिकल 352 अगर लागू हो जाता है तो क्या होता है कि ये हमारे जो है सस्पेंड हो जाते हैं सारे आर्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंड हो जाते हैं। किस किस को छोड़कर, 2 राइट्स जो हैं उनको छोड़कर, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके आगे के हमारे जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है इन फीचर्स को लेके देन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।